नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को रोक लगाने की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका बताई गई बड़ी वजह और मोदी सरकार को सुन करके लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी की कांग्रेस का फैसला सही, ये प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस का है इवेंट, ये राम का नाम का कर रही है राजनीतिकरण। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम के विरोध में उतरा भारत मुक्ति मोर्चा और कहा कि आखिरकार ईवीएम से ही क्यों चुनाव कराना चाहती है भाजपा, मतपथ से क्यों नहीं कराती है चुनाव। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्योगपति का कर्ज माफ हो रहा है लेकिन किसानों का नहीं। मोदी सरकार पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा और कहा कि यह उद्योगपति की सरकार है, गरीब मजदूर किसानों का नहीं। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असली शिवसेना के मुद्दे पर मेरे साथ कर ले बहस, उद्धव ठाकरे ने शिंदे और राहुल नार्वेकर को दे दी चुनौती, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में भाजपाइयों में मच गया हड़कंप। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर रही है वो धर्म की राजनीति पर उतर गई है, और आखिरकार मंदिर अगर कंप्लीट है नहीं तो इतनी जल्दी मोदी सरकार को क्यों है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको भी लगता है कि मोदी सरकार अब धर्म की राजनीति कर रही है, हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया या एनडीए, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुआ याचिका बताई गई बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की भी मांग की है। साथ ही शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया है। गाजियाबाद के भोला दास की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है, और इतना ही नहीं, पूस के महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है। इसके अलावा मंदिर अभी अपूर्ण है और अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है। याचिका में कार्यक्रम को केवल चुनावी स्टंट कहा गया है। यह जनहित याचिका मंगलवार को दाखिल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राम मंदिर को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका हो चुकी है, और साफ साफ कहा गया है कि मोदी जी जो ये रामलला स्टंट कर रहे हैं वो जो है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सारे शंकराचार्य मना कर रहे हैं और अभी मंदिर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा रामलला की कैसे हो सकती है? दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, और आखिरकार उसको इतनी जल्दी क्यों है भाजपा को राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी, कांग्रेस का फैसला सही, ये प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस का इवेंट है। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागालैंड की राजधानी कोहिमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पहली बार राम मंदिर पर बात की है, और उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के समारोह पर पूरी तरीके से राजनीति नरेंद्र मोदी समारोह बना दिया है। यह आरएसएस और भाजपा कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि वह इस समारोह में नहीं जाएंगे। हम सभी धर्मों, सभी प्रथाओं के लिए खुले हैं। यहां तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े अधिकारी ने भी 22 जनवरी के समारोह के बारे में अपनी राय सार्वजनिक कर दी है कि वह 22 जनवरी के समारोह के बारे में क्या सोचते हैं, कि यह एक राजनीतिक समारोह है, इसलिए हमारे लिए ऐसा राजनीतिक समारोह में जाना मुश्किल है।
तो भारत के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बनाया गया हो और आरएसएस के इर्द गिर्द बनाया गया हो। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राम मंदिर समारोह में के लिए मिले निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इसके बाद से भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाना है। हमने मणिपुर से शुरुआत की। इसके पीछे एक सोच थी कि मणिपुर के साथ घोर अन्याय हुआ है। पहली बार भारत के किसी राज्य में महीनों तक हिंसा होती रही और प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग वहां देखने तक नहीं गए। फिर हम नागालैंड गए और प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के लोगों से भी प्रतिबद्धता जताई थी। वह प्रतिबद्धता भी पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर राम मंदिर को लेकर के गिर रही है भाजपा और साफ साफ राहुल गांधी द्वारा कहा गया है कि ये राम मंदिर का कार्यक्रम नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस का इवेंट है जो लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धर्म की राजनीति पे उतर गई है भाजपा और राम के नाम का प्रयोग कर रही है राजनीति में और ये धर्म की राजनीति भाजपा को डुबा देगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम के विरोध में उत्तर भारत मुक्ति मोर्चा दिया धरना। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि लोकसभा के मद्देनजर भारत मुक्ति मोर्चा ने ईवीएम का विरोध तेज कर दिया है। मंगलवार को हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए मोर्चा पदाधिकारियों ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से ईवीएम से वोट न कराने की मांग की है। जिला अध्यक्ष सूरज गौतम ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, मतदाता वोट किसी को डालते हैं और वोट जाता कहीं और है। ऐसे में ईवीएम की वजह से लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। उन्होंने बताया कि मोर्चा देश भर में ईवीएम का विरोध कर रहा है। 557 जनपदों में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी क्रम में सहारनपुर में भी विरोध में धरना हुआ है। उनकी मांग है कि यदि ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो वह वीवीपैट से निकालने वाली पर्ची मतदाताओं को दे दी जाए, क्योंकि कई बार पर्ची को मतदाता देख नहीं पाता है और यहां पर घपला हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर इतना विरोध ईवीएम का हो रहा है तो आखिरकार ईवीएम को जो है वो इलेक्शन कमीशन हटा क्यों नहीं देती और मतपत्र से चुनाव कराती क्यों नहीं? क्योंकि पैसा जो है चुनाव में वो सरकार का नहीं लगता है, जनता का लगता है और जनता अगर चाहती है कि मतपत्र से चुनाव हो, ईवीएम को हटाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन को यही करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भी कह चुके हैं और ईवीएम को हैक करना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और भारत देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है वो ईवीएम के चलते अब खतरे में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार को जल्द से जल्द ईवीएम को हटा के मतपत्र से चुनाव कराना चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा लोकतंत्र का देश सिर्फ एक मशीन के भरोसे नहीं रह सकता। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्योगपति का कर्जा माफ हो सकता है, किसान का नहीं, मोदी सरकार पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किसान के मुद्दे पर केंद्र सरकार या कहे कि मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने स्टैटिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि मोदी सरकार पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि बजट खर्च नहीं कर पाई और सरकार ने यह पैसा सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से और साफ साफ दीपेंद्र हुड्डा ने बोला है कि भाजपा की नीयत देखिए कि उद्योगपति जो पैसा लेके भाग जाते हैं, जो कर्ज लेकर के खुद तो कमा लेते हैं और जनता का पैसा खा जाते हैं, उन सभी उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया जाता है सरकार द्वारा या कहें कि मोदी सरकार द्वारा। लेकिन जो किसान, जो गरीब किसान अनाज उगाता है, अनाज का अन्नदाता है, वो जो जवानों का पेट भरता है, जो आम नागरिक का पेट भरता है, जो उद्योगपतियों का पेट भरता है, उनका जो है कर्ज माफ नहीं किया जाता और उनको प्रताड़ित किया जाता है। और हरियाणा का सरकार जो है वो किसानों का बजट तक खर्च नहीं कर पाती किसानों पर और यहां पर किसान मारे जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो भाजपा की सरकार है वो सिर्फ
उद्योगपति की सरकार है और वो उद्योगपति का कर्जा माफ करना चाहती है। अन्नदाता किसान के विरोधी सरकार है और भाजपा को जो है यही विरोध किसानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का और महिलाओं का, बच्चों का लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा झटका दे सकता है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। असली शिवसेना के मुद्दे पर मेरे साथ कर ले बहस, उद्धव ठाकरे ने शिंदे और नार्वेकर को दे दी चुनौती। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उनके साथ सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने मंगलवार को दोनों नेताओं को चैलेंज करते हुए कहा कि वह उनके बहस कर लें, पता चल जाएगा असली शिवसेना किस गुट का है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत सबूतों और फर्जी स्क्रिप्ट के जरिए शिवसेना पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कामयाब नहीं होंगे। पार्टी पर अधिकार के मुद्दे पर जनता के बीच ले जाना ऐलान करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जा रहा हूं, वहीं पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने पूछा कि अगर वह शिवसेना प्रमुख नहीं थे तो क्या भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद 2014 और 2019 में उनसे समर्थन क्यों मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह लड़ाई तय करेगी कि देश में लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं। सीएम एकनाथ शिंदे को ललकारते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं सीएम शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर को चुनौती देता हूं कि वह मेरे साथ सार्वजनिक बहस करने के लिए असली शिवसेना कौन है तुरंत के तुरंत पता लग जाएगा। उद्धव ठाकरे ने आरोप पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। तो दोस्तों, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने चैलेंज कर दिया है और असली शिवसेना के मुद्दे पर मेरे साथ कर ले बहस, पता लग जाएगा कि असली शिवसैनिक कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और राहुल नार्वेकर को साफ साफ चुनौती दे दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये खरीद फरोख्त की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और उद्धव ठाकरे जो चैलेंज किया है उनको मानना चाहिए भाजपा वालों को और उनके साथ बहस करना चाहिए, पता लग जाएगा कि असली शिवसैनिक कौन है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। जाट, मराठा, गुज्जर, पाटीदार समुदायों का केंद्र सरकार पर हमला, बोले मोदी सरकार को घेरने की तैयारी और आरक्षण को लेकर के हुई बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि महाराष्ट्र सदन के आरक्षण को लेकर के जाट, मराठा, गुज्जर और पाटीदार समुदाय के राष्ट्र नेता की बैठक हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत अध्यक्षता में हुए बैठने में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के इन चारों समुदाय के राष्ट्र स्तर के नेता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें आरक्षण सीमा को हटाकर 80% तक करने, संसद में संविधान अमेंडमेंट करने हुए जनगणना 1931 के आधार पर किसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी शिक्षा और सहायिका सेवा में रहे करने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि देश में केंद्र सरकार अविलंब जातीय जनगणना की घोषणा करने और 2011 जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने सहित राष्ट्र संयुक्त समिति में और भी आरक्षण के फायदे से वंचित समुदाय का समावेश होने पर जोर दिया गया। बैठक में तय किया गया कि आरक्षण की यह संयुक्त संघ समूचे देश का दौरा करते हुए जन जागृति करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि जाट, मराठा, गुज्जर, पाटीदार समुदाय का केंद्र सरकार पर हमला, बोले कि मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयार है हम और आरक्षण को लेकर के हुई है बड़ी बैठक। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयार है हमारे देश और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते पर आया शरद पवार का जवाब। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। हालांकि इसे लेकर पवार ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने 22 जनवरी को कार्यक्रम में न जाने की बात कही है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय को लिखे पत्र में पवार ने कहा है कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या आएंगे और तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। पवार ने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भेजे गए न्योते के लिए शुक्रिया जताते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत की नहीं विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक है। अयोध्या के समारोह को लेकर के राम भक्तों में उत्साह और आतुरता है और वह भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं।
उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझे तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के समारोह के समापन के पश्चात श्री रामलला के दर्शन सहजता और आराम के साथ किया जा सकता है। मेरे अयोध्या आने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ श्री राम जी के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका होगा और उसके बाद स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो है बड़ा बयान आया है कि तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते पर शरद पवार बोले हैं कि हम बाद में जाएंगे और जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाता तब तक इसको नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार मंदिर को पूरा होने का इंतजार करना चाहिए, उनको आखिर जल्दीबाजी क्यों है या फिर राजनीति कर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक में बनी रणनीति, आज से शुरू होगा प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि सत्तासीन कांग्रेस खेमे में हिमाचल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। लोकसभा चुनाव का माहौल बनाने की जिम्मेदारी मंत्री को सौंपी गई है। तमाम मंत्री बुधवार से फील्ड में उतरेंगे और चुनाव एक एक करके विधानसभा में 5 से 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सरकार गांव की और अभियान भी इसी कड़ी का हिस्सा रहेगी। मंगलवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव पर रणनीति चर्चा की है और इस कड़ी में भविष्य का प्लान तैयार किया है। प्रतिभा सिंह के अनुयायी में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कई अहम सुझाव सामने दिए थे और इनके इंतजार में बैठक करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुई थी। करीब 3.5 घंटे तक कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ने एक एक विधानसभा चुनाव पर गहराई के साथ मंथन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक में बनी रणनीति और आज से शुरू होने जा रहा है प्रचार और लोकसभा को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और इंडिया गठबंधन को किया जाएगा मजबूत और इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और भाजपा जो धर्म की राजनीति पर उतर आई है और महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पर इनकी नजर नहीं है, इनको लेकर के मोदी सरकार को घेरा जाएगा और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाला जा रहा है और जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 विधानसभा क्षेत्र राज्य में भाजपा की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, वैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की नींद उड़ जाएगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जल्द होगा आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, हाथ में बैट थामे तेजस्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार की राजधानी पटना में वर्ष बाद रणजी ट्रॉफी के मैच हुए हैं। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बिहार में आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी होंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 27वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 क्रिकेट चैंपियन अंडर 17 का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं, खासतौर पर यह टूर्नामेंट बाहर हुआ करता था। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों को हर जगह काम करना है, चाहे खेलकूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर किसानों की बात हो। हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर एक पहलू को देखते हुए सभी जगह विकास का काम कर रही है और बिहार में माहौल बनाने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग की कोशिश है कि बिहार में खेलकूद को आगे बढ़ाया जाए और ऐसी प्रतियोगिताओं से स्कूल समय से ही प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता रहे। खेल विभाग को अलग कर दिया गया है ताकि प्रदेश में खेल को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बिहार की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बिहार में आईपीएल, इंटरनेशनल और इंडिया का भी मैच होगा। इसका आयोजन हम लोग करेंगे और धैर्य रखने की जरूरत है। लगातार हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेलकूद को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जल्द होगा आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, हाथ में बैट थामे तेजस्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप और बिहार में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में जो है बिहार आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा? जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा से दूर दूर क्यों है वसुंधरा राजे सिंधिया, जाने 5 बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोई नया विकल्प
तलाश रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पर है और अटकलों का बाजार इसलिए भी गर्म हुआ है कि वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक से दूर रही। यही नहीं, राजस्थान के 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद बड़े कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे ने दूरी बनाई रखी थी। वसुंधरा राजे कैंप के तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। सियासी जानकार इसे तूफान की पहले भी संकेत बता रहे हैं। इस बार भजन लाल शर्मा कैबिनेट में वसुंधरा राजे के करीबी को एंट्री नहीं मिली है। सियासी जानकारों का कहना है कि माना यही जा रहा है कि सीएम नहीं बनाए जाने से वसुंधरा राजे नाराज है। हालांकि वसुंधरा राजे चुप हैं, हाव भाव से भी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट की स्टाइल में चुप हैं और पायलट भी सत्ता मिलने के बाद 2 साल तक चुप रहे। पायलट ने 2020 में ही बगावत की थी। सियासी जानकारों का कहना है कि अभी तक वसुंधरा राजे ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि राजस्थान में बगावत हो सकता है या नहीं। लेकिन वसुंधरा राजे के करीबियों का कहना है कि वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में भाजपा की बुरी तरीके से हार होने वाली है और खुद के भाजपा के नेता ही भाजपा का साथ छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाएंगे? दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।